हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए हुए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए और आज का हम लोगों का विषय है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास 2022 का पेपर। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र है, 40 क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हमने 2021 तक का पेपर सोल्यूशन करा दिए है। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों और क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और पहला जो प्रश्न आया हुआ है वह है स्र अक्षर बना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्रंज्ञा स्र, इसमें से 4 अक्षरों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर स्र जो लिखा गया है, विकल्प ए है स धन श, विकल्प बी लिखा गया है श धन ता, विकल्प सी है श धन रा, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर श और धन र मिल करके जो है बना हुआ है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। स्वर के भेद हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो स्वर जो है 3 भेद होते हैं, तो राइट आंसर इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, पहला ह्रस्व, दूसरा हो जाएगा दीर्घ, ठीक है, और चौथा हो जाएगा प्लुत स्वर। तो ये 3 होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 है, च का उच्चारण स्थान है। ठीक है, कंठ है, जिह्वा है, तालु है, दंत है। तो देखिए क ख में क ख ग घ अंगा आता है। ठीक है, क ख ग घ अंगा आता है। ठीक है, तालु में क्या क्या आता है? तो च छ ज झ ञ आता है, और मूर्धा में ट ठ ड ढ अड़ा आता है। दंत में त थ द ध न आता है, त थ त थ द ध न आता है, और इसमें क्या आता है? ट ठ ड ढ अड़ा आता है, ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो आया हुआ है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है छूटा हुआ है शायद। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो लिखा गया है साथियों यहाँ पर बता देते हैं एक बार, क्योंकि सीधे 6वें प्रश्न चला गया है। तो चौथा प्रश्न जो है, जिन शब्दों के शब्द समान होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों के शब्द समान होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के समान शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन में शुद्ध शब्द जो दिया गया है उज्ज्वल दिया गया है। उज्ज्वल कुछ इस प्रकार से उज्ज्वल सही होता है, तो यही उज्ज्वल जो है सही होता है। डबल या आधा होना चाहिए, तो यही उज्ज्वल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5वां हो गया। आइए 6वें पर बढ़ते हैं। 6वें में लिखा गया है शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जब कोई संख्या होगा उसको शून्य से भाग दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तब भी शून्य प्राप्त आएगा, भाग करेंगे तब भी शून्य आएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7 लेते हैं। शुद्ध शब्द बताना है इसमें, तो वही 5वां आगे पीछे हो गया। तो उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में जो है ये हो जाएगा बी वाला सही हमने बताया था। ठीक है, नहीं इसमें डबल पूरा जा है ना, तो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डबल आधा जा होना चाहिए, तो उज्ज्वल यही सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
भाग की संक्रियाएं होती हैं, तो भाग की 4 संक्रियाएं होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। तो एक फार्मूला भी होता है संक्रियाएं का। फार्मूला क्या होता है? यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भाज्य, भाज्य जो दिया गया है तो भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, भाजक गुणे भागफल, भाग फल प्लस शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो ये जो है हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला जो है, इसमें तब कौन सा सही है बताइएगा। तो इसमें जो है सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि भाज्य भी है, भाजक भी है, भागफल भी है, ठीक है। आइए, आरोही क्रम बताना है प्रश्न संख्या 8 में। और इसमें जो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 8 से 6 आ गए तो घट गए, ये नहीं होगा। 19 के बाद 17 हो गए, ये भी घट रहा है, ठीक है। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 के बाद 13, तो यही तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, 775 में 4 का स्थानीय मान बताना है। तो ये 5 इकाई के स्थान पे है, 7 दहाई के स्थान पे है, 4 सैकड़े के स्थान पर है, तो सी सही हो जाएगा, सैकड़ा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निर्देशक चिन्ह है। इसमें जो निर्देशन चिन्ह है, निर्देशक वही बताना है। तो निर्देशक चिन्ह होता क्या है, ठीक है। तो ये तो उसको तो अल्प विराम बोलते हैं, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, इसी को जो है निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो जो सी है यही निर्देशक चिन्ह है, ठीक है। तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह को डैश भी बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है डैश भी बोलते हैं, डैश, ठीक है। तो डैश का जो चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आइए अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, 22 गुणे 34 का गुणनफल बताइए, ठीक है। तो गुणा कर सकते हैं 22 गुणे 34, और 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 8 8 8 आ जाएगा, 8 6 14, 6 1 7, 748 जो है आ जाएगा। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। तो दृष्टिकोण है कि उच्च दोष है, श्रवण दोष है, कि सभी हैं। तो इसमें जो दोष हैं, इसमें जो दोष दिए गए हैं, तो इसमें सभी जो है सही हो जाएगा, तो उपरोक्त सही हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है क्या कहेंगे, उन्हें जो है विषम संख्या कहेंगे। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। विषम संख्या होती है वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 11 हो गया। और विभाजित होने वाली संख्या क्या कौन कौन सी होती है? तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये संख्या आ रही है तो 2 से पूर्ण विभाजित होगा, ठीक है, और इकाई के स्थान पर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आ रही है इन संख्याओं को छोड़ करके तो वह विषम संख्या हो जाएगी। आइए, श्रुत लेख का अर्थ बताना है। तो श्रुत लेख का जो अर्थ होता है सुंदर लेख होता है, ठीक है। तो सुंदर लेख नहीं होता है, सुन करके लिखना को ही सुंदर लेख कहते हैं। तो बी जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो कैसे चिन्ह का, किन चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योग चिन्ह का, बी समता चिन्ह का, सी इत्श्री, डी उद्धरण। तो किसी लेख या रचना के अंत में जो है इत्श्री का प्रयोग करते हैं। जो शादी का निमंत्रण का कार्ड आता है उसके नीचे देखेंगे तो इत्श्री रहता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों अतिलघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। अतिलघुत्तरी प्रश्न जो है स्टार्ट हो गया प्रश्न संख्या 16 से। आइए, लेखन से आप क्या समझते हो वही बताना है। तो ये सब तो अपने मन से लिखना होता है, समझ लीजिएगा होता क्या है, बाकी लिखना अपने मन से ही, ठीक है।
और वीडियो को भी जो है सभी को शेयर करते चलिएगा। लेखन, लेखन लिख धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लिखना, ठीक है। लेखन जो है लिख धातु से बना है जिसका मतलब होता है लिखना। लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जो लिखना है वह भावों को व्यक्त करती है, ठीक है, और कला को व्यक्त करती है लिखने में। यह शब्दों के क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है, ठीक है। इसको लिपिबद्ध लिखा जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। भावों एवं विचारों की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा सस्वर पठन स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर पठन भी पठन का एक प्रकार है जो बच्चों द्वारा पाठ को स्वयं स्वर सहित पढ़ाते हुए अर्थ ग्रहण करने से संबंधित है। यह बच्चों में वाचन कौशल का विकास करता है। सस्वर पठन का उद्देश्य बालकों को उचित लय और गति से पठन योग्यता का प्रदान करना होता है। आइए, तुकांत शब्द से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं साथियों तुकांत शब्द क्या होता है। तुकांत शब्द जिन शब्दों का अंत वाला जो अक्षर होता है, अंत वाला अक्षर, ठीक है। तुकांत का मतलब होता है कि जो भी अक्षर होता है, जैसे शब्दों मतलब जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसके लास्ट में जो शब्द आ रहा है वही शब्द दूसरे शब्दों के लास्ट में भी आएगा, ठीक है। तो उसी को जो है तुकांत कहते हैं। तो तुकांत शब्द जिन शब्दों का अंत वाला अक्षर समान होता है उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं, अर्थात वे शब्द जिनके अंत में समान तुक वाले शब्द हो, जैसे दाना, नाना। इसमें ना जो है शब्द के अंत में तुकांत है, ठीक है। देखिए इसमें ना आया है, इसमें भी ना आया है, ठीक है। तो जो सेंटेंस बोला जाएगा उसके लास्ट में जो है पूरा होते पर लास्ट में न या समान अक्षर आएंगे आगे। प्रश्न संख्या 19 है, स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है? तो हेडिंग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा या मुख के किसी अवयव का भाग को छूती या स्पर्श करती हो, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। हिंदी व्याकरण में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में, ठीक है। और 5 × 25 जो है 25 अक्षर स्पर्श व्यंजन होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो क से लेकर के म तक, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के म तक टोटल जो है 25 अक्षर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न लिखा गया है प्रश्न संख्या 20 है, हलंत से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जो हलंत लगाते हैं, मान लेते हैं जैसे क लिखा गया है यहाँ पर हलंत लगा दिए गए, ख लिखा गया है यहाँ पर हलंत लगा दिए थे, इसका मतलब क्या होता है? हलंत से अभिप्राय उस चिन्ह से है जो किसी शब्द को आधा दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हलंत वाक्य के शब्दों के अक्षरों के नीचे लगाया जाता है, ठीक है। तो यह शब्दों के भी नीचे लगाया जा सकता है, वाक्यों के भी नीचे लगाया जा सकता है, अक्षरों के नीचे भी लगाया जा सकता है। अगर उदाहरण की बात करें तो पश्चात में त के नीचे हलंत लगता है, ठीक है, जैसे पश्चात में यहाँ पर हलंत लगा है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 21 है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताइए, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 और इस 6 का मान आएगा, ठीक है। इस 6 का मान यहाँ पर आएगा, इस 3 का मान यहाँ पर आएगा और इस 6 का मान यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 6 × 1 600, क्योंकि यहाँ पर इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है, ठीक है।
तो सैकड़ा के स्थान पर 100 हो जाएगा, गुणे 100 से गुणे, दहाई के स्थान पर 10 से गुणे, इकाई की दुकान पे 1 से गुणे, ठीक है। तो 636 में दोनों छः का स्थानीय मान 6 और 600 है। आइए प्रश्न संख्या 22 है, ऊष्म व्यंजन क्या है, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्मी या गर्म, ठीक है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आप हथेली को जो है अपना पंजे को, जो हाथ का हथेली है उसको पीछे की तरफ करिएगा और मुंह से बोलिएगा ये सब अक्षर, तो आपको गर्म हवा टच होते हुए आभास होगा, ठीक है। श श श ह, ठीक है। तो इसको जो है 4 बोला जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला जो क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 23, गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य बताइए, ठीक है। तो गणित शिक्षण के लक्ष्य जो हैं, गणित शिक्षण के 2 लक्ष्य होते हैं। पहला है समस्या समाधान, दूसरा है आलोचनात्मक सोच। आइए प्रश्न संख्या 24 लेते हैं। संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो संख्या पूर्व तैयारी से हमारा तात्पर्य उस तैयारी से है जब बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेल और क्रियाओं के माध्यम से संख्या के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को संख्या और गिनती का ही ज्ञान दिया जाता है। बच्चों में संख्या की अवधारणा विकसित होने से पहले छोटे बड़े, मोटा पतला, कम ज़्यादा का ज्ञान होता है। उन्हें इस अवस्था में संख्या व गिनती का ज्ञान नहीं होता है। यह अवस्था विद्यालय जाने से पहले होती है। यह जो अवस्था होती है, यह विद्यालय जाने से पहले की अवस्था होती है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 25 है, घटना का आशय लिखिए। तो घटाना है, ठीक है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग होती है, तो इसमें जो घटाना है उसका क्या मतलब होता है? जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। अर्थात घटाने से हमारा आशय उच्च स्तर से निम्न स्तर पर लाना होता है। जैसे यहाँ पर 521 दिया गया है, 521 में 350 घटाने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो 171 आएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है, ठीक है। आइए अगला देखेंगे, त्र स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो त्र जो स्वर है, संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन से मिलकर एक नया व्यंजन बनता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। तो उदाहरण त धन र बराबर त्र हो जाएगा। तो यहाँ पर त पहला व्यंजन है जो स्वर रहित है। ये दोनों मिलकर नया संयुक्त व्यंजन त्र बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छत्रंगियाँ और स्र। आगे अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 28 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है 5 जो है स्वर हो जाते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 29 को लेते हैं। लोकगीत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो लोकगीत पूछा गया है यहाँ पर। लोकगीत हेडिंग है, गांव में गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं, ठीक है। जो गांव में गीत गाए जाते हैं उसको लोकगीत कहते हैं।
हर कस्बे का एक अपना लोकगीत होता है, मतलब हर जगह पर अलग अलग होता है। लोकगीत लोगों के गीत हैं, ठीक है। लोकगीत जो है लोक के गीत हैं, और जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज अपनाता है, ठीक है। लोकगीत संगीत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संगीत से जुड़े लोगों का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं, ठीक है। जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है ये इतिहास बताने का कार्य करते हैं। जैसे हो गया उदाहरण में अगर देखें तो कजरी और सोहर, चैती, ठीक है, ये लोकगीत की प्रसिद्ध शैलियाँ होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पर। आइए प्रश्न संख्या 30 है, अयोगवाह के 3 प्रकार बताइए। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह? तो अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। तो जो अनुस्वार होता है वहाँ पर ऊपर बिंदी लगा दिया जाता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु हो जाता है, और विसर्ग में जो है 2 बिंदी आगे लगा दिया जाता है शब्दों के, तो ये विसर्ग हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 31 पर पहुंच गए हैं, और 10 क्वेश्चन और बचा है। आइए जल्दी से इसको भी सीखते हुए चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया है, लेखन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो लेखन की उपयोगिता हेडिंग है, पहला है भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरा है किसी विचार का पता लगाना, तीसरा है मूल्यांकन करना, चौथा है समस्या का समाधान करना, पांचवा है सूचनाओं को संग्रहित करने, अस्थायी रिकॉर्ड बनाने और संचार के लिए किया जाता है। तो जो लेखन है उपयोग है, पहला है भावनाओं को व्यक्त करना, जो लिखा जाता है, लिख करके आप भावना को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है किसी विचार का पता लगाने, जैसे दूसरा व्यक्ति लिखा हुआ है अपने बारे में, उसको पढ़ करके आप जान सकते हैं, तो वह जो है लिखित रूप में लिखा हुआ है विचारों को, ठीक है। तीसरा है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो है पेपर पर लिखा हुआ है, कोई प्रश्न है, उत्तर है, उसकी आप जांच कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने बारे में लिखा है तो उसके बारे में जान सकते हैं, उस मूल्यांकन कर सकते हैं। और चौथा है समस्या का समाधान, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको समस्या आई है और आप बताना चाहते हैं दूसरों को समस्या का समाधान करने के लिए, तो भी आप पढ़ करके समाधान कर सकते हैं, या कुछ लिखा गया है देख करके आप समाधान पा सकते हैं, ठीक है। पांचवा है सूचनाओं को संग्रहित करने। तो जो सूचना है उसको एकत्र करने के लिए आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर छठवां जो लिखा है, काम से संबंधित कार्यों के लिए, जैसे कि अंतर कार्यालय, मेमो और बिक्री रिपोर्ट, कार्मिक मूल्यांकन आदि। आइए प्रश्न संख्या 32 लेते हैं, पत्र लेखन क्या है? एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो पत्र लेखन किसी व्यक्ति के भाव या विचारों को कागज पर लिख करके दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, उन्हीं को जो है पत्र लेखन कहेंगे। और प्रमुख रूप से तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र वह होता है जो विद्यालय, कॉलेज, सरकारी संस्थान में लिखा जाता है, और अनौपचारिक का मतलब होता है दोस्त, मित्र, भाई बहन, या अपने परिवार, नाते रिश्तेदार को जो लिखा जाता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, जिसको आप खुले में कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आपस में मित्रों में बातचीत होती है, तो ये सब अनौपचारिक है, ठीक है। जैसे तो लिखना कैसे है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर जो है विद्यालय में लिखा जा रहा है पत्र, सरस्वती विद्या मंदिर मेरठ। विषय जो है क्या हो जाएगा, बुखार के लिए छुट्टी लेना है, तो उसके लिए हो जाएगा बुखार के कारण छुट्टी। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं अमन कुमार कक्षा 5वीं का छात्र हूँ और बीमार होने के कारण
25 एक 23 से 29 एक 23 तक की छुट्टी चाहता हूँ। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं और आगे जो है कृपया मेरी छुट्टी स्वीकृत करें। ठीक है, और आपका आज्ञाकारी अमन कुमार, कक्षा 5, रोल नंबर 2। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना होता है स्ट्रक्चर कहाँ पर क्या लिखा गया है, तो ये जो है लास्ट में लिखा जाता है दाहिने कोने पर। आइए प्रश्न संख्या 33 लेते हैं। कविता के प्रकार बताइए। ठीक है, तो कविता के प्रकार पहला हो जाएगा गद्य काव्य, दूसरा हो जाएगा छंद काव्य, तीसरा हो जाएगा मुक्तव्य काव्य, चौथा हो जाएगा गीत, पांचवा है दोहा, छठवां है सोरठा, सातवां है भजन, आठवां है बाल काव्य। तो ये सभी जो है कविता के प्रकार हैं। आइए प्रश्न संख्या 34 है, घोष एवं अघोष ध्वनियों में अंतर बताइए। तो घोष एवं अघोष सघोष, घोष एवं सघोष कहिए या अघोष कहिए, दोनों एक ही नहीं, या तो घोष कहेंगे, घोष को ही सघोष भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे घोष बोल दीजिए चाहे सघोष बोल दीजिए, दोनों का एक मतलब होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कंपन होते हैं उन्हें जो है घोष बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि जितने स्वर हैं सभी जो है घोष हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी जो है घोष होता है, और अंतस्थ व्यंजन अर्थात यारा लावा जो है ये भी जो है घोष होता है, और ह ये भी जो है घोष होता है। ठीक है, अघोष क्या क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग जो है वर्ण जो है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ण का स श स ह, प्रथम वर्ण और दूसरी वर्ण को मतलब जानते हैं, यहाँ पर एक और दो हो जाएगा। ठीक है, एक और दो में क ख हो जाता है, च छ हो जाता है, ट ठ ड ट ठ होता है, त थ होता है, प फ होता है। तो ये सभी जो है अघोष में आ जाएंगे। सघोष में ग घ अंगा आ जाएगा, ज झ ञ आ जाएगा, ड ढ ढ़ आ जाएगा, द ध न आ जाएगा, ब भ म आ जाएगा। तो ये जो है अघोष में आ जाएंगे। आइए हम लोग जो है अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 पर। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं पहला हो जाएगा वैज्ञानिक लिपि। जो देवनागरी है यह जो है एक वैज्ञानिक लिपि है। दूसरा है ब्राह्मी लिपि से आविष्कार हुआ है। जो देवनागरी लिपि है यह ब्राह्मी लिपि के बाद आई है, तो देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। तीसरा है मूक वर्ण, मूक वर्ण नहीं। ठीक है, तो जो मूक वर्ण नहीं है मतलब कोई वर्ण है वह जो है ये 52 वर्ण के होते हैं। ठीक है, जो देवनागरी है इसको व्यक्त करने के लिए 52 वर्ण की अक्षरों की जरूरत पड़ती है। पांचवा है कई भाषाओं की लिपि, जैसे कि संस्कृत हो गया, पाली हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, नेपाली हो गया। अक्षरात्मक लिपि जो है ये सभी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। देवनागरी लिपि में जो है संस्कृत लिख सकते हैं, पाली लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, मराठी लिख सकते हैं, नेपाली लिख सकते हैं, और अक्षरात्मक लिपि लिख सकते हैं। और ये जो है सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो है इसी बार देखे होंगे। ठीक है, कि देवनागरी जो है स्वतंत्र होती है या लिखा जा सकता है, कोई और भी एक भाषा लिखी जा सकती है या अन्य भाषा लिखी जा सकती है। तो ये सभी भाषाएं लिखी जा सकती है देवनागरी में। तो आइए सातवां प्रश्न लेते हैं, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, जो ये देवनागरी लिपि है यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और आठवां इसमें दिया गया है वर्ण जैसा लिखा जाता है। ठीक है, वर्ण जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, मतलब का लिखा जाता है तो का बोला जाता है, खा लिखा जाता है तो खा बोला जाता है, मतलब जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न संख्या 36। तो प्रश्न संख्या 36 है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए।
ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, जैसे गांव में कुछ अशुद्ध बोला जाता है, ठीक है, तो जैसा उच्चारण होता है उसी प्रकार से बोला जाता है, तो जब अशुद्ध उच्चारण होता रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है त्रुटियां होने लगेगी, अशुद्ध वर्णों को जल्दी बोलना, कोई वर्ड है उसको जल्दी जल्दी बोला जा रहा है तो भी जो है अशुद्ध हो जाएगा। डर है या भय है तब भी जो है गलत उच्चारण होगा। तो चौथा पॉइंट है अक्षरों व मात्राओं का शुद्ध ज्ञान न होना, ठीक है, तो जब शुद्ध ज्ञान नहीं होगा अक्षर और मात्राओं का, स्वर का, व्यंजन का, तो भी जो है त्रुटि होने लगेगी। और शर्मीला स्वभाव अगर है तब भी जो है बोलने लगते हैं, जैसे छोटे बच्चे तुतला करके बोलते हैं, बड़े भी तुतला करके बोलने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है अशुद्ध उच्चारण होने लगता है। शारीरिक विकार, अगर कोई मुंह में दिक्कत है, जिह्वा में कोई प्रॉब्लम हो गई, तब भी जो है अशुद्ध उच्चारण होगा। सातवां है पुष्ट की शुद्धता, ठीक है, पुस्तक में भी जो है अशुद्धता मिलती है तो भी जो है उच्चारण जो है सही तरीके से नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा। आइए साथियों, प्रश्न संख्या 37 पर पहुंचे हुए हैं, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। 48 अमरूद 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो हर बच्चों को कितना अमरूद मिलेंगे। तो 48 भागे 6 कर दीजिए तो आ जाएगा कि हर बच्चों को 8 अमरूद मिलेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 है बच्चों को हासिल सहित जोड़ किस प्रकार सिखाना चाहिए। तो जोड़ का शिक्षण मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना। अगर उदाहरण की बात करें तो इसको जो है जोड़ना है 62,739 को इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 और 9, तो इसको हटाइए, ठीक है, ये क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो गलत हुई होगी, तो इसको, ठीक है, तो इसमें जोड़ना है, कोई हासिल वाला जोड़ लेना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, तो इसको जोड़िए, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है, एक हासिल यहाँ आ जाएगा। 18 जैसे लिखा जाता है तो ये क्या, ये अलावा यहाँ पर आ जाता है, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है योगफल निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 है संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने या गणना के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रकार की बात करें अगर, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या, ये सभी जो है होती हैं, ठीक है। तो इन सभी को जो है संख्या कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 40 की। प्रश्न संख्या 40 है सरल वाक्य से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो सरल वाक्य क्या है, ऐसा वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक क्रिया होगी और एक कर्ता होगा, ठीक है। जैसे क्रिया इसमें, जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो राधा खाना खाती है, तो इसमें क्रिया क्या है, खाना क्रिया हो गया, ठीक है। और कर्ता कौन है इसमें, तो कर्ता जो है राधा हो गया, राधा जो है खाना को खा रहा है, ठीक है, खाना जो है कर्म हो जाएगा, ठीक है। रोहन खेलता है, तो यहाँ पर खेलना जो है क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और रोहन जो है क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। चलिए, तो ये 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन हो गए हैं साथियों, ठीक है। 2022 का पेपर पूरा सोल्यूशन आप फॉलो कर सकते हैं, ज्ञान क्लासेस एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगला जो हमारा पेपर रहेगा ये रहेगा 2023 का, तो अगले वीडियो में देखते हैं।